नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और जनहित में आपका स्वागत है। बात आज जनहित में बिजली कटौती को लेकर हीट स्ट्रोक, हीट वेव्स की वजह से लगातार जो मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है, पर्टिकुलर एक आंकड़ा बता पाना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन लाख दावों के बावजूद भी स्थिति बेहद गंभीर नजर आ रही है। गर्मी के चलते लोगों की जान पर बनाई है और इसी को लेकर आज हम जनहित में बात करेंगे। यूपी में मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद शहर से लेकर गांव तक विद्युत आपूर्ति शेड्यूल के हिसाब से नहीं मिल रही है। बेहिसाब बिजली कटौती की जा रही है और इससे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। और कुछ ऐसे ही हालात बिहार के भी हैं, जहां गर्मी के भीषण प्रकोप के बीच बिजली संकट बना हुआ है। राज्य में बड़ी संख्या में मौतों से हाहाकार मचा हुआ है। बिहार के अस्पतालों में बिजली संकट का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इसके चलते कई व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। पेयजल और फसलों में सिंचाई का संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी के तमाम शहरों और औद्योगिक क्षेत्र में 24 घंटे आपूर्ति देने का प्रावधान है, लेकिन शहर में 2-3 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। कुछ क्षेत्रों में कई घंटे बिजली नहीं आ रही है। शहरों के मोहल्लों में सुबह तक काफ़ी गंभीर स्थिति बनी रहती है। लोग किसी तरह रात अपने मकानों की छत पर टहलकर गुजारने को मजबूर हैं। और दूसरी ओर असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत दायमारी ने राज्य में भीषण गर्मी की लहर के बीच बढ़ते बिजली बिलों का मुकाबला करने के लिए लोगों को पेड़ों के नीचे बैठने की सलाह दे डाली, जबकि स्पीकर के सरकारी आवास पर 22 एयर कंडीशनर लगे पाए गए। कथित तौर पर एयर कंडीशनर स्पीकर के पूजा घर में, प्रत्येक बेडरूम में और सुरक्षा कर्मियों के कमरे में भी लगे हैं। वो सलाह क्या देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर किसी को ज़्यादा गर्मी लगती है तो वो पेड़ के नीचे बैठे। क्या आप ऐसे बयान की उम्मीद कर सकते हैं? लोगों ने और विपक्ष के एक वर्ग ने स्पीकर की सलाह की आलोचना भी की है। लोग कहते रहे हैं कि जिस व्यक्ति को अपने घर में 22 एयर कंडीशनर चलाने की आदत है, वो अत्यधिक गर्मी की समस्या को नहीं समझ सकता। दायमारी ने यह भी कहा कि बिजली की दरें बढ़ गई हैं और लोगों को बिजली बचाने के लिए पंखों के अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए। इसके बजाय बढ़ती दरों का मुकाबला करने के लिए सभी को पेड़ों के नीचे बैठना चाहिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि असम सरकार के पास उपभोक्ताओं की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बिजली नहीं है और राज्य बिजली के लिए निजी कंपनियों पर अधिक निर्भर है। दायमारी ने यह भी कहा कि अगर बिजली कंपनियां टैरिफ बढ़ा रही हैं तो राज्य सरकार को इसे उपभोक्ताओं पर डालना चाहिए और लोगों को भुगतान करना होगा। और इसीलिए मेरा मानना है कि बिजली दरों में वृद्धि कोई मुद्दा नहीं है और उपभोक्ताओं को बिलों का भुगतान करना चाहिए। स्पीकर आलोचना का सामना करने के बावजूद अपने बयान पर कायम है और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में अव्यवस्था से हो रही मौतों पर अहम फैसला लिया गया। आपको बता दें कि मांडविया ने कहा है कि जिन राज्यों में लू चल रही है, लू की घटनाएं हुई हैं, लू से मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है, वहां पर आपदा प्रबंधन, मौसम विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की टीम भेजी जाएगी। यानी कि स्वास्थ्य महकमा भी चुस्त दुरुस्त। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी हिदायत दे चुके हैं, अधिकारियों को फटकार भी लगा चुके हैं, बावजूद इसके स्थितियां जस की तस नजर आ रही हैं। और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि स्पीकर ने क्या कुछ अपने बयान में कहा है। क्या बोल गए असम के स्पीकर? असम विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दायमारी ने लोगों को सलाह दी है कि अगर वे पंखे का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो पेड़ के नीचे बैठे, जबकि खुद हर समय एयर कंडीशनर में रहते हैं। उनके सरकारी आवास में 22 एसी और उनके विधानसभा कार्यालय के 12 एसी लगे हैं। क्या बोल गए असम के स्पीकर? तो स्पीकर साहब की ये सलाह सामने आई है कि अगर किसी को गर्मी ज़्यादा लग रही है तो वो पेड़ के नीचे बैठे और उन्होंने बिजली बचत के लिए भी बयान दे डाला। उन्होंने एक सलाह भी दी बिजली बचत के लिहाज से कि पंखे का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। और जिस तरीके से बिजली का संकट गहराता जा रहा है और भीषण गर्मी से लू लगने से मौतों का आंकड़ा सामने आ रहा है, पर्टिकुलर अगर बलिया की तस्वीर देखी होगी आप लोगों ने, जिस तरीके से बलिया में लगातार
लगातार वजह जो भी रही हो, लेकिन जो वजह सामने आई कि गर्मी की वजह से करीब 57 लोग से ज़्यादा थे जिनकी मौत हुई है, और लगातार बिजली कटौती, और इससे आम जनमानस बेहाल हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के लाख आदेशों के बावजूद भी जो स्थितियां हैं, जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो हरकत में नहीं आ रहे हैं। तो कटौती की वजह कुछ भी हो, लेकिन दिक्कतों से दो चार आम जनता को होना पड़ रहा है। तो जिस तरह से राज्य में हीट वेव चल रही है, उस राज्य को सहयोग करने के लिए भारत सरकार की ओर से आईएमडी, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्च अधिकारियों की एक टीम भेजी जाएगी। लेकिन सवाल ये कि क्या ये टीम भेजने महज से ये इन स्थितियों में सुधार आएगा, क्योंकि ये स्थिति अब बेहद गंभीर होती जा रही है। और इसी को लेकर आज जनहित में हम चर्चा करेंगे, दर्शकों की राय भी साझा करेंगे, क्योंकि आम जनमानस गर्मी से त्राही त्राही कर रहा है, बेहाल है, मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज इसी समस्या को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जितेंद्र सिंह गुज्जर हैं, विद्युत संघ के महासचिव हैं यूपी के। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सतीश संगम हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ेंगे, लखनऊ का हाल साझा करेंगे कि आखिर वहां पर किस तरीके से बिजली आपूर्ति क्या कुछ है और क्या ज़मीनी हकीकत नज़र आ रही है। साथ ही हमारे संवाददाता कानपुर से सुरेश सविता जुड़ेंगे। डॉक्टर राजीव कक्कड़, स्लीप एपनिया एक्सपर्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले हाल जान लेते हैं लखनऊ का। लखनऊ राजधानी का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता सतीश संगम जुड़े हुए हैं। सतीश, देखा जाए तो कटौती की वजह क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या कुछ निकल कर सामने आ रही हैं, और गर्मी में क्या हाल है आम जनता का? देखिए, बिजली कटौती की अगर बात करें तो तकरीबन जो एक तरह से आंकड़ा रखा गया था बिजली खपत की, वो 27 लाख मेगावाट की रखा गया था। लेकिन पिछले एक सप्ताह के अंदर 28,000 से ज्यादा मेगावाट की खपत हो रही है पूरे प्रदेश में। तो इसको लेकर जो तैयारियां हैं खासकर बिजली विभाग की, वो अपने स्तर पर की गई, लेकिन काफी देर हो चुकी थी इस तैयारियों को लेकर। पिछले हमने एक हफ्ता के आंकड़ों की बात करें तो इतना तपिश के बीच तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है लखनऊ के आसपास के डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां की स्थिति बहुत दयनीय हुई थी। देर रात में बिजली कटौती की जो वजह बन रही है, उसमें बताया जा रहा है कि एक तरह से जो ट्रांसफार्मर एक तरह से ब्लास्ट हो जा रहे हैं, ज्यादा बिजली खपत हो रही है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। लेकिन कई क्षेत्रों में हमने देखा, खासकर राजधानी लखनऊ की, तो तकरीबन ट्रांसफार्मर जलने की वजह से 40 से 50 घंटे तक बिजली नहीं आ रही। तो ये संकट बना हुआ है लोगों के चीजों में। बहरहाल अगर अभी की स्थिति की बात करें तो थोड़ा मौसम बदला हुआ है। सुबह के समय बारिश हुई थी तो गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। लेकिन जहाँ पे बारिश नहीं हुई, खासकर प्रदेश की बात करें, तो वहाँ की स्थिति अभी भी वैसी बनी हुई है। पिछले कई दिनों से हमने देखा कि तपिश की वजह से कई लोग बीमार हुए थे, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई थी। वहां पर भी कुछ अच्छी तरह से व्यवस्थाएं नहीं थी। बिजली को लेकर भी जिस तरह से लाइट कटौती हो रही है या फिर पहले से जो इंतजाम किया जा रहा है, वो चीजें नहीं देखने को मिल रही थी। तो इसकी वजह से आम लोगों को भी परेशानी हो रही थी। कल ही की रिपोर्ट के बारे में बात की गई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये स्थिति अब की नहीं है, काफी समय से हो रही है। अगर मई महीने में जब शुरुआत हुआ था तो उस समय भी शासन को सोचना चाहिए था कि गर्मी में इस तरह की स्थिति बनती है तो ये प्लान क्यों न पहले से ही किया जाए। बहरहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले इसको लेकर बैठक की है। जब स्थिति दयनीय हुई तो उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे तक बिजली होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे तक बिजली। बिल्कुल, लेकिन ये दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं जिस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है। एक बार कानपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता सुरेश सविता कानपुर से जुड़े हुए हैं। सुरेश, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र हो, बिजली आपूर्ति कितनी हो रही है, क्या कुछ जमीनी हकीकत नजर आ रही है? अनम्यूट करिएगा सुरेश। जी सोनी, बता दें आपको, कानपुर में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी जिस तरीके से कानपुर में लापरवाही देखने के लिए सामने आ रही है, जहां पर 24-24 घंटे लाइट देने के लिए बात कही जा रही है, वहां पर कानपुर में लोग लाइट ना आने से इतने परेशान है कि 2-2 दिनों तक लाइट नहीं आ रही है और लोग काफी परेशान हो रहे हैं।
लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, न जाने कितनी मौतें हो रही हैं, उनका तो आंकड़ा सुनी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें, लाइट न आने के कारण कहीं ना कहीं आम जनजीवन भी बहुत अस्त और व्यस्त हो रहा है। जो डेली रूटीन के लोग थे वो सो नहीं पा रहे हैं, और उनके ना सो पाने की वजह सबसे बड़ी है लाइट ना आने के कारण वो सो नहीं पा रहे हैं। रात भर जग कर अपनी छतों में टहल लें, सवेरे उनको ऑफिस जाना होता है, ड्यूटी जाना होता है, और अगर वो ऑफिस नहीं जाएंगे, ड्यूटी नहीं जाएंगे, तो अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाएंगे। सोनी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो लापरवाही कानपुर में चल रही है, वो देखने वाली अधिकारी इसको क्यों नहीं संज्ञान में ले रहे हैं? कानपुर में बिजली की इतनी आपूर्ति क्यों हो रही है? आखिर अधिकारी क्या चाहते हैं? क्या अधिकारी ये चाहते हैं कि हॉस्पिटलों में मरीजों की लाइन लगे लाइट ना आने की वजह से, बिजली ना आने की वजह से गर्मी से लोग परेशान हो, और क्या बच्चे एडमिट हो? क्या डेली रूटीन वाले लोग काम नहीं कर सकते हैं? अगर वो काम पर नहीं जाएंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो उनका परिवार नहीं चलेगा। सोनी, ये कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है लाइट ना आने का, और लाइट ना आने की वजह से कहीं ना कहीं आम जनजीवन बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। जी सोनी। बिल्कुल, आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है, जिसको लेकर आज हम जनहित में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार फॉल्ट की समस्या, बिजली आपूर्ति, जिस तरीके से जो दावे किए गए सरकार की तरफ से, वो पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं, और यही कारण है कि विपक्ष भी हमलावर है। हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, नितेंद्र यादव जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और साथ ही गर्मी और धूप की तपिश से कई तरीके की बीमारियां, हीट वेव, हीट स्ट्रोक के चलते जो बीमारियों का शिकार आम जनता को होना पड़ रहा है, उसको लेकर भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले नितेंद्र यादव जी, आपका रुख करेंगे। लगातार अखिलेश यादव भी हमलावर हैं और पूरी तरीके से सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जिस तरीके से बलिया का जो घटनाक्रम सामने आया, गर्मी की वजह से 57 लोगों से ज्यादा की मौतें हुई। अनम्यूट करिएगा। नितेंद्र जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी, सुन पा रहे हैं जी। आज मेरा कुछ गला भी गड़बड़ है। कोई बात नहीं। निश्चित रूप से आज ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में लगातार घोर लापरवाही की है। समाजवादी पार्टी की सरकार 12 से 17 तक रही, और उस दौरान हम लोगों ने 8,000 से लेकर के जो बिजली का प्रोडक्शन था वो 20,000 मेगावाट तक का बढ़ाने का काम किया था, और स्थिति ये थी कि बिजली जाती ही नहीं थी। आज लगातार हम लोग देख रहे हैं कि रात को 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक की भीषण गर्मी का जब सोने का वक्त होता है लोगों का, उस समय बिजली काट दी जाती है। आप बच्चों की पढ़ाई का दौर रहा है, कहीं कंपटीशन की तैयारियां चल रही हैं, नौकरी वालों को रात भर सोना होता है, सुबह जॉब पे जाना होता है, लेकिन आम जनजीवन इतना अस्त व्यस्त हो गया है बिजली को लेकर के, और इसके बावजूद भी सरकार कतई इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लगातार लोगों की गर्मी के चलते मौतें हो रही हैं, अस्पतालों में लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए मेरा सरकार से मांग है कि बिजली को लेकर के जो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, तमाम दूसरी चीजों को संवेदनशील है, आम जनता से जुड़ा हुआ है, उनकी समस्याओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए जनहित में से उठाया गया है। आपका रुख करेंगे। वापस से दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। मोहम्मद ताज बाराबंकी से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। मोहम्मद जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैडम, हम बाराबंकी से बोल रहे हैं। बाराबंकी रात दिन बिजली कटौती है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, कि बाराबंकी लाइट दें, और बाराबंकी लाइट दें। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है हम लोगों की। बराबर बहुत दयनीय स्थिति है। बिल्कुल, शुक्रिया। दयनीय स्थिति है, इसीलिए इस मुद्दे को उठाया गया है जनहित में। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शक जुड़ सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं। हमारे साथ जितेंद्र सिंह गुज्जर भी जुड़े हुए हैं, विद्युत संघ से हैं। आपका रुख करेंगे। जितेंद्र जी, आखिर क्या वजह है? क्योंकि ये तो पहले से पता होता है कि खपत कितनी होगी, बिजली आपूर्ति को लेकर एक पहले से ही एक आकलन होना चाहिए जिस तरीके से, और क्योंकि ये समस्या मुझे लगता है हर साल की है, तो वजह आप थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि आप बेहतर जानते होंगे क्यों आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। देखिए, आप सभी ने देखा होगा कि विगत जून जैसे स्टार्ट हुआ तो गर्मी जो है बढ़ती गई लगातार, और अभी 27,611 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति, जो कि प्रदेश की उच्चतम विद्युत आपूर्ति थी, जो उत्तर प्रदेश ने सफलतापूर्वक मीट की है। लगातार आप देख रहे हैं गर्मी बढ़ती जा रही है। डिमांड का अगर एक मैं आंकड़ा आपको दूं, जो है कि
2012 में जो उपभोक्ताओं की संख्या थी वो 1,27,1,27,00,000 थी। और उस समय जो उपभोक्ताओं का स्वीकृत भार था वो 33,000 मेगावाट के समथिंग था। आज की डेट में 10 वर्ष के बाद जो है उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 3,29,00,000 हो गई है और 66,000 मेगावाट का स्वीकृत भार हो गया है। तो उत्पादन भी तो बढ़ा होगा। बात करें जी जी, तो लगभग 3 गुने उपभोक्ता बढ़ गए हैं और 2 गुना जो है डिमांड बढ़ गई है। अगर बिजली आप खपत की भी अगर हम बात करें तो 2012-13 में 76,574 मिलियन यूनिट जो है एवरेज खपत हो रही थी, वो बढ़कर जो है 1,42,000 जो है मिलियन यूनिट हो गई है। तो इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि तेजी से डिमांड बढ़ी है, उपभोक्ता भी तेजी से बढ़े हैं, लेकिन उसके अनुसार जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम होना चाहिए था, जो ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि होनी चाहिए थी, जो लाइनों का मेंटेनेंस होना चाहिए, वो प्रॉपर नहीं हो पाया। आपने देखा कि 27,000 मेगावाट की डिमांड हम पूरी कर रहे हैं, हम 28,000 की मेगावाट की डिमांड भी पूरी कर सकते हैं, 29,000 मेगावाट की भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन आप बिजली कितनी भी खरीद लो, लेकिन चलेगी तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों पे ही। वो लाइन जो आपके घर तक जाती है, जो ट्रांसफार्मर आपके घर के पास लगे हैं, उनकी स्थिति जो आप अगर शहरों की बात करें तो RAPDRP योजना आई थी जो 2012 में आई थी, उससे पहले जो APDRP योजना आई थी 2008 में आई थी। ठीक है जितेंद्र जी, वापस आपका रुख करेंगे क्योंकि आप कह रहे हैं खपत ज्यादा है, उपभोक्ता बढ़ गए हैं, इस वजह से डिमांड बढ़ गई है और डिमांड बढ़ गई है तो आपूर्ति कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उत्पादन और आपूर्ति इतनी बढ़ गई तो उस लिहाज से तैयारी भी होनी चाहिए, नहीं तो ये दावा नहीं करना चाहिए कि 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली हम मुहैया कराएंगे। इस तरीके के दावे भी नहीं करना चाहिए। वापस से रुख करेंगे, दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी कानपुर से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। कहना चाहता हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो जनता भी सहयोग करे और सरकार भी मैनेज करे। R/B 3 फेज होते हैं, हर घर में एक फेज उतारा जाता है। अगर लोगों को ये लगता है कि मेरा R फेज बार बार चला जाता है तो Y फेज में कनेक्शन चेंज करा लेते हैं। हर आदमी अगर Y फेज में डाल देगा, ट्रांसफार्मर पे एक फेज लोडिंग होगा, एक फेज जल जाएगा, ट्रांसफार्मर जल जाएगा, बस खराब हो गया ट्रांसफार्मर, शट डाउन, इसी में रात दिन जिंदगी कट जाएगी। मेरा जनता से अनुरोध है कि अपने मकानों में एक जगह रह के पंखा और AC आदि का इस्तेमाल करें, कम लोड करें घर में, और R/Y फेज का डिस्ट्रीब्यूशन सरकार के जो कर्मचारी हैं वो भी सही करें, जनता भी सही करे, बार बार छेड़े नहीं R/Y फेज को। अगर बिल्कुल गिरीश जी आपकी राय से सहमत हैं, बेहद जागरूक हैं हमारे दर्शक। चंद्र प्रकाश अगले दर्शक हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो श्रीमान जी ये कह रहे हैं कि नीम के नीचे जनता को बैठना चाहिए, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि 22 आप चला रहे हैं AC, तो एक AC चलाइए, 21 AC को जो है बंद रखिए, तो आपका तो काम चल ही सकता है। जनता जाए भाड़ में, हमारा काम बनता जाए, जनता जाए भाड़ में, ये कहानी आपकी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता के दुख के ऊपर जो है स्नेह लेप लगाने के आप जो है उनके ऊपर बरनौल लगा रहे हैं, उनको जला रहे हैं, ये बात गलत है। हमारे हरियाणा में कहावत है, बोले नानी खत्म करे दो इसी डंडमुख पे, ये बात तो गलत है। आप 22 AC चला रहे हैं और एक AC में आप जो एयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशनर रूम में बैठते हैं, उनको आम जनता के इन मुझे लगता है दर्द से कोई दो चार नहीं होना होता है, सिर्फ बैठकर बातें ही करनी होती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेम जी अगले दर्शक चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है प्रेम जी आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि CM साहब हमेशा बोलते हैं 18 घंटा 24 घंटा बत्ती, उनको कभी पसीना आपने देखा आते हुए? नहीं आता उनको। जी प्रेम जी आपकी बात पूरी हो गई। तो कहने का मतलब ये है, आप सोच के देखिए मैम, सोच के देखिए, आप लोग अधिकारियों को। चलिए आप की आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है जी। शुक्रिया प्रेम जी राय साझा करने के लिए। तो बिजली का संकट और गर्मी का सितम, इससे जनता बेहाल है और इसीलिए आज जनहित में यह मुद्दा उठाया गया है, क्योंकि अब लगातार जो लू की चपेट में आने से, लगातार हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं और ये बेहद चिंताजनक है। और ऐसे में विपक्ष के सवाल सत्ता को घेरने को लेकर, क्योंकि व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नहीं हैं, हमारे साथ इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, इसको लेकर भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ जुड़े हुए हैं। राजीव जी आपके पास आएंगे। देखा जाए तो देखा गया है
कि गर्मी के मौसम में लगातार कई तरीके के उपाय बताए जा रहे हैं कि घर से बाहर ना निकलें, और लेकिन घर से निकलना उतना ही ज़रूरी है। जिसको कमाना है, जिसको पैसे कमाना है, घर की जिम्मेदारियां हैं, तो मुझे लगता है उसका निकलना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। और फिर जब शाम को वो घर पहुंचता है तो चैन की नींद नहीं आती, क्योंकि बिजली और फॉल्ट और लो वोल्टेज की ये समस्याएं सामने आती हैं। जी बिल्कुल सही बात है। अगर अपने हेल्थ के बारे में बात करें तो दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा परेशानी है। एक जो तापमान है वो जब भी 40 डिग्री के ऊपर जाता है, 45-46 डिग्री होता है, उसका सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जो हीट का प्रभाव है, एक तो हीट स्ट्रोक होता है, हीट एग्जॉशन होता है, प्रिकल हीट्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी के ऊपर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। बॉडी में एक कंट्रोल सिस्टम होता है जिसको थर्मोस्टेट कहते हैं, जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। स्पेशली वो लोग जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, वो लोग ज़्यादा अफेक्टेड है। प्रेग्नेंट वुमेन और छोटे बच्चों को भी इसका प्रभाव पड़ता है। हम ये कहें कि हम गर्मी से बच जाएंगे, हम एसी में बैठे रहेंगे, शायद जनता के लिए बहुत मुश्किल काम है। हम सभी को बाहर निकलना पड़ता है, हम सभी को काम करना पड़ता है और उसको प्रकोप करना पड़ता है। और क्या कारण है जो इस साल इतनी ज़्यादा इसकी विषमता है? उसका एक मुख्य कारण ये है कि टेम्परेचर वेरिएशन। आज एकदम से बरसात हो रही है, टेम्परेचर ठीक हो रहा है, और सडनली एकदम से टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, हम लोगों के जो कपड़े हैं, जो क्लॉथिंग है, वो प्रॉपर नहीं होती है। हम लोग को ये नहीं मालूम है जो एकदम से किसी को हीट स्ट्रोक होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हीट स्ट्रोक का, अगर हम हीट स्ट्रोक के बारे में बात करें, जिसको हम लोग लू कहते हैं, इसका सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हम लोग का एकदम से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, काफ़ी फीवर आ जाता है, बॉडी में एकदम से याद करने की क्षमता, बात करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, सेमी कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो जाता है आदमी। अक्सर हमने देखा होगा कि सड़क में गिर गया है, उसको मिर्गी के झटके भी आ सकते हैं, जिसे हम लोग सीजर कहते हैं, वो भी हो सकता है। ये सारी परिस्थिति में लोग बाग उनको वहीं पे घेर लेते हैं, उनको ताज़ी हवा में नहीं लेकर जाते हैं। अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो फ़ौरन उस आदमी को लेकर के खुली में लेके जाइए, उस वातावरण से दूर करिए, उनके कपड़े जो बहुत टाइट हैं उनको लूज़ करिए। उनको, अगर वो अनकॉन्शियस है तो कभी भी कोशिश मत करिए उनके मुंह में पानी डाल। जिस तरीके से बिजली कटौती के चलते लोग गर्मी से परेशान हैं और लोगों की मौतें हो रही, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक का अगर जिक्र करें तो ऐसे ही हालात नज़र आ रहे हैं, जिसको लेकर आज हम जनहित में चर्चा कर रहे हैं। और सवाल ये कि बिजली की जो कटौती है, जो कमी है, उसका जिम्मेदार किसे माना जाए, सिस्टम को, या वाकई खपत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसकी आपूर्ति कर पाना मुश्किल है। इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार वापस से राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं। सतीश संगम हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, हालांकि वापस से रुक करेंगे और इस पूरे मसले को लेकर दर्शक भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। एक बार वापस से हमारे साथ नितेंद्र यादव जी, सपा प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं, जो लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर नजर आ रहा है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ हिदायत भी दे रहे हैं, चाहे वो अधिकारियों के साथ बैठक हो, स्वास्थ्य महकमे को चुस्त दुरुस्त करने की बात हो, क्योंकि लगातार गर्मी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में भी जो स्थितियां हैं वो बेहद गंभीर नजर आ रही हैं। तो फटकार भी लगाई जा रही है, आदेश भी दिया जा रहा है, दिशा निर्देशित करने के बावजूद भी जो स्थितियां हैं वो जस की तस नजर आ रही हैं। डॉक्टर नितेंद्र जी, माफ कीजिएगा, तो ये कमी क्या नजर आ रही है? सिस्टम की कमी है या वाकई खपत ज्यादा है? देखिए सोनी जी, सरकारों को जो हम लोग चुनते हैं, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये नैतिक जिम्मेदारी होती है। हमने 2012 से लेकर 17 तक सरकार चलाई, तो 12 से 17 के बीच में तब भी वैसी ही थी सर। मैडम, मैंने 2.5 गुना प्रोडक्शन। नैतिक जिम्मेदारी तो हर नेता की होती है, लेकिन वो जिम्मेदारी कहाँ निभाते हैं नेता? अभी जो सत्ता में काबिज है, चाहे हम उसका जिक्र कर लें और चाहे पूर्व की सरकारों का कर लें, प्रेजेंट में जो आएगी उसका कर लें। बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए सोनी जी। हमने प्रोडक्शन 8,000 से 20,000, 2.5 गुना हमने प्रोडक्शन बढ़ाया। इस समय मौजूदा 6 साल की जो योगी जी की सरकार है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रही है। डिमांड तो बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी, क्योंकि जनरेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी,
तो डिमांड बढ़ेगी। सरकार की जिम्मेदारी इसीलिए तो है कि जब हमारी डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। पिछले 6 सालों में कोई नई यूनिट लगी क्या? मेरा सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है? आप जब आते हैं अच्छे दिनों को वादा करके, आप कहते हैं कि हम आपको जन सुविधाएं अच्छी देंगे, तो जो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, तो इस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आज लोग बेहाल है, आप ये कह देंगे कि खपत बढ़ गई है, खपत बढ़ जाने से और प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, ये तो जिम्मेदारी से बिल्कुल। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब एक जैसा ही नजर आ रहा है आम जनता के लिहाज से अगर हम बात करें। हमारे साथ विद्युत संघ के महासचिव बैठे हुए हैं, जरा इन्हीं से पूछ लेते हैं कि आखिर दिक्कतें कहां पर आ रही हैं। हालांकि इन्होंने भी जिक्र किया कि खपत बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपूर्ति नहीं हो पा रही है। जितेंद्र सिंह जी, आपके पास आएंगे। प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, कमी कहाँ पर आ रही है, और क्या कोई नया यूनिट लगाया गया, जरा जिक्र कर दीजिए। उत्पादन नहीं हो रहा है तो हम बिजली खरीद कर उत्पादन जो पूरा कर रहे हैं उसमें समस्या नहीं। समस्या ये है कि अभी आपने देखा होगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक की अधिकारियों के साथ में, प्रबंधन के लोगों के साथ में, तो वहां पे पता चला कि जो काम जो है गर्मी प्रारंभ होने से पहले सर्दी में कर लेना चाहिए था, जो लोड बढ़ा है उसका प्रबंध कर लेना चाहिए था, वहाँ प्रबंधक ही पूरी तरीके से प्रबंधक ही फैल रहा है। मतलब जो भी इनका था वो हुआ नहीं, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी की फटकार के बाद 1-1 करोड़ रुपया हर क्षेत्र के मुख्य अभियंता को दिया गया। तो यही कार्य अगर ये दिसंबर जनवरी में कर लेते तो वो कार्य हो जाते और जनता को दिक्कत ना होनी पड़ती। ये फील्ड में जो कार्य आ रहे हैं वो ट्रांसफार्मर ओवरलोड या केबल के जलने से आ रहे हैं। बिजली कमी नहीं है प्रदेश के पास, बिजली खरीद लेगा, ग्रिड पूरा कनेक्ट है, पूरा देश का एक जैसा ग्रिड है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन तो मजबूत होना चाहिए। मेन तो भाई आप बड़े बड़े बिजली खरीद लो, बड़े बड़े प्लांट, तो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन पहुंचाएंगे कैसे जनता तक, वो सिस्टम जो अपग्रेड नहीं हुआ, क्योंकि बिजनेस प्लान समय से पास नहीं हो पाया, समय से जो रिक्वायरमेंट की धन की आवश्यकता थी वो नहीं दी गई, तो प्रबंधन ने अपने अनुसार मनमाने कार्य किया, जिससे कि आज जो जनता जो है नीचे फॉल्ट से परेशान है। अगर यही कार्य सर्दी में कर लिए होते दिसंबर जनवरी में तो कुछ नहीं होता। हर बार डिमांड बढ़ती है, हर बार उसकी पूर्ति होती है, लेकिन इस बार जो प्लानिंग नहीं हो पाई जो है प्रबंधन स्तर पर, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता परेशान हो रही है। बिल्कुल, दिक्कतें हर गर्मी में देखने को मिलती है जितेंद्र सिंह, लेकिन इस बार थोड़ी ज्यादा है जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, इसलिए ये एक चर्चा का विषय और हाईलाइट होता जा रहा है, और ये कमी अब समझ में आ रही है। और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देशित कर रहे हैं अधिकारियों को, जिम्मेदारों को, तो क्या लगता है कि अब इस समस्या से त्वरित निजात मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता। 21-22 में कोरोना काल चल रहा था तो उस समय किसी ने कुछ नहीं किया, जो 2 साल तक कोई काम नहीं हुआ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। 21-22 में कुछ पैसा लगाया गया, लेकिन वो आवश्यकता के अनुसार बहुत कम था। अब इकट्ठा जब सारे उद्योग चलने लगे, कोरोना खत्म हो गया, तो इकट्ठी डिमांड आई है। दिक्कत पहले भी होती थी, लेकिन उसको सॉर्ट आउट कर लिया था। लेकिन इस बार समय से प्रबंधन और उसकी मैनेजमेंट ना होने के कारण जो है ये दिक्कत ज्यादा आ रही है। लेकिन अब हमारे लोग जो अभियंता संघ के लोग हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। दिन में भी आप देख रहे होंगे लोग जो संविदा कर्मचारी हैं वो भी लगातार लाइनों पे, खंभों पे चढ़ के 45 मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पा रहा, ठीक से मैनेज क्यों नहीं हो पा रहा? आपने कहा कमी है, और तैयारी का अगर जिक्र करें तो मुझे लगता है ये तो पहले से पता होता है ना कि आने वाले समय में गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली है। जून के महीने में ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा? मैनेज क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका हम आपको बताते हैं कि 2012 में 61,000 जो स्वीकृत पद जो है नियमित कर्मचारियों के, तब 42,000 कर्मचारी तैनात थे। आज की डेट में जब 73,000 पद स्वीकृत हैं तो मात्र 37,000 नियमित कर्मचारी बचे हैं। मतलब 2012 की तुलना में भी आपने 5,000 कर्मचारी कम कर दिए, और जबकि लोड उपभोक्ता 3 गुना बढ़ गए, लोड डबल हो गया और कर्मचारी आपके कम हो गए पिछले की तुलना में। तो ये भी देखना पड़ेगा कि आज 90,000 कर्मचारियों की आवश्यकता थी, मात्र 37,000 कर्मचारी काम कर रहा है। और संविदा कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो इन्हीं के मानक है पावर कॉर्पोरेशन के एक बिजली घर पर एक फीडर पे एक गैंग होना चाहिए। 62,000 शहरी फीडर है, 13,000 ग्रामीण फीडर है। इन सभी को मिलाकर अगर देखें तो 2,37,000 जो है संविदा कर्मचारी होना चाहिए, और मात्र 68,000 संविदा कर्मचारी काम कर रहा है। ये तो आप अपना दुख बता रहे हैं, ये आप ये बता रहे हैं कि कर्मचारियों की कमी है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, खपत ज्यादा बढ़ गई है। जी, कर्मचारी जो बात है पूरा कर 3 गुना लीजिए। कर्मचारियों कार्य कर रहा है। अगर कर्मचारी प्रॉपर होते हैं तो ये समस्या का हल हो जाएगा। अगर कर्मचारियों आप देख रहे हैं फॉल्ट नहीं होगा, ट्रांसफार्मर नहीं फूकेंगे। सुन लीजिए, जैसे अगर कहीं केबल जलती है तो एक कर्मचारी वहां पे रिपेयर के लिए काम करता है, पता चला कि वहां से करके आ नहीं पाया, दूसरी केबल जल गई, तो वही कर्मचारी उसको सही करने के लिए जा रहा है।
अगर मानक के अनुसार अगर कर्मचारी होंगे तो काम डिवाइड कर लेंगे भाई कि ये वाला काम तुम करेंगे, ये वाला काम हम करेंगे, कम समय में मेंटेनेंस हो जाएगा। तो इसलिए मानक के अनुसार इसीलिए मानक रखे गए कि एक बिजली घर पे कितना संविदा कर्मचारी हो, कितना नियमित कर्मचारी हो। तो भाई जो आपने मानक बनाया उसका पालन तो करिए, भर्ती तो करिए प्रॉपर, जिससे जनता को कम से कम उसका लाभ मिले। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, कानपुर का रुख कर लेते हैं सुरेश सविता का। सुरेश सविता, आपके पास आएंगे। जैसा कि हमारे साथ जितेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, विद्युत संघ के महासचिव हैं उत्तर प्रदेश के। इनका कहना है कि कर्मचारियों की कमी के चलते ये बिजली आपूर्ति बाधित होती नजर आ रही है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए सोनी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा जितेंद्र सिंह जी से कि ये जो आज मुद्दा रखा गया है ये आम जनता के लिए रखा गया है। यहाँ पर जितेंद्र जी जो बिजली संघ के कर्मचारी, ये तो अपना ही दुखड़ा रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी बात बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत आश्चर्यजनक बात मुझे लग रही है कि ये जो समस्याएं कैस्को में हो रही है ये उनको बता रहे हैं, ना कि जो जनता को समस्याएं हो रही है उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। जितेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके कैस्को में कई ऐसे नंबर भी अलर्ट किए गए थे टोल फ्री, जिनसे आम जनता को राहत मिल पाए। तो जब उन टोल फ्री नंबर पर आम जनता लाइट ना आने की वजह से फोन करते हैं, वो नंबर भी नहीं मिलते हैं, और जो नंबर मिलते हैं वो नंबर उठाए भी नहीं जाते हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं आम जनता बहुत परेशान हो रही है। अब अगर सोनी जी बात करें कि अगर जैसे कि जितेंद्र जी ने कहा कि लोगों की कमी की वजह से लाइट आपूर्ति, मतलब लाइट में समस्याएं आ रही, तो क्या लोगों की पूर्ति होने के बाद ये जितेंद्र जी सिद्ध करते हैं क्या कि ट्रांसफार्मर नहीं फूकेंगे, लाइनें नहीं जलेंगी, क्या प्रॉपर टाइम पे लाइटें आएंगी? सोनी जी देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से आम जनता, आम जनमानस अस्त व्यस्त है, लाइट न आने के कारण से लोगों के जो जीवन में जो कमियां आ रही हैं, जो लोग सुबह से शाम तक नौकरी करते हैं और रात में नौकरी करके अपने घर वापस आते हैं, लाइट ना आने के कारण से कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहटपन में पारिवारिक विवाद होते हैं, कभी कभी वो विवाद ज्यादा भी बढ़ जाता है। बिल्कुल, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है इंसान अगर वो पूरी नींद नहीं ले पाता है। तमाम ऐसी समस्याएं फिजिकली देखने को मिलती हैं, मेंटल लेवल पे देखने को मिलती हैं। तो शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों ही तरीके से एक नुकसान होता है आम जनमानस का, और इसी लिहाज से ये मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, तेज बंधु जी, स्वागत है आपका। अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। ये मैडम हमने जो है एक हफ्ते पहले जो है कंप्लेन लिखाई है, और हमारे यहाँ 280, 300 तक 210 पे आ जाता, फिर 160 पे आ जाता है। उसकी कंप्लेन लिखाई, कोई वो जवाब क्या दे रहा है कि बिजली बंद करके सो जाइए आप। अब बताओ ये जवाब होता है क्या? बिल्कुल, ये जवाब नहीं होना चाहिए, एक आश्वासन होना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। जनता है, गर्मी से बेहाल है। कानपुर से अरविंद जुड़े हुए हैं दर्शक, स्वागत है आपका। अपनी राय साझा कर सकते हैं अरविंद। अरविंद, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे अगर जुड़ते हैं। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है, और साथ ही असम के स्पीकर ने जो बयान दिया वो बेहद निंदनीय है। एक बार रुक कर लेते हैं डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी का। देखा जाए, गर्मी से निजात पाने के लिए क्या कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं, और साथ ही किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं? देखिए, पहले तो हम लोगों ने जैसे अभी बात करी कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट हमारी बॉडी में पड़ता है। कितनी देर तक हम एक्सपोज होते हैं, कितना एक्सपोज होते हैं, कितना वेंटिलेशन है, क्योंकि आजकल जो हम लोग के घर हो रहे हैं वो फ्लैट्स होते हैं। पहले होते थे घर होते थे, आंगन होता था। अब जो लाइट चली जाती थी तो कम से कम वेंटिलेशन तो रहता था। अब प्रॉब्लम यह है कि 2 या 3 कमरों का फ्लैट, अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम और उसके साथ में किचन, जहाँ सारे दिन खाना बनता रहा, उसकी फ्यूम्स हैं। वेंटिलेशन इसलिए नहीं है क्योंकि जितनी देर लाइट आई लोगों ने कूलर या एसी या पंखा चलाया, और इस डर से वेंटिलेशन नहीं कर रहे हैं कि कहीं टेम्परेचर ख़राब ना हो जाए। तो जो बंद कमरों में हम लोग सिमट जाते हैं, घर में बाहर से घर आते हैं इस आशा से कि शायद हमारा टेम्परेचर ठीक रहेगा, हमें आराम मिलेगा, सोने को मिलेगा। वो नींद जो कि 8 घंटे वयस्क लोगों को और बच्चों को 10 और 12 घंटे की चाहिए होती है, वो नहीं पूरी होती है। अगर हम 60 साल के हैं तो ये मान के चलिए 1/3 लाइफ हमारी नींद में जाती है। 20 साल हमें सोने की ज़रूरत होती है, और सोना हमारे लिए एक लग्जरी नहीं है, हमारे लिए उसकी बहुत ज़रूरत होती है।
अगर हम ठीक से सोते नहीं हैं तो बॉडी का जो रिपेयर होता है वो केवल नींद में होता है। हमारी जो मेमोरी ट्रांसफॉर्मेशन जो सब कुछ होता है वो नींद के समय होता है। अगर आप प्रॉपर सोएंगे नहीं तो आपकी एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाएगा, आपके ब्लड प्रेशर पे फ़र्क पड़ेगा, एंग्जाइटी से आपकी जो ब्लड शुगर है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। जो कार्डियक पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और अंडरलाइंग कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। तो अगर आप देखिए जो मौतों का आंकड़ा है वो ज़्यादातर उन लोगों का है जो इम्यूनो कंप्रोमाइज़ है, जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उन लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। तो अगर ना बाहर हम लोगों को आराम मिल रहा है ना घर में मिलेगा, वेंटिलेशन है नहीं, हम लोग कमरा बंद करके रहेंगे, तो नींद, टेम्परेचर, लेग वेंटिलेशन और जो हमारा खान पान है, बैठे बैठे खाना, मोटापा, एक्सरसाइज ना करना, वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। अब प्रश्न होता है कि हम क्या करें कि हम बीमार ही ना पड़ें। बीमार हो गए तब क्या करें? पहली चीज़, जैसा कि हमने कहा कि हमारा एक्सपोज़र, जितना कोशिश करें कि बाहर निकलना, काम करना तो नहीं हम लोग बंद कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करके रहें। कपड़ों का चयन इस तरह करें कि बहुत ढीले कपड़े पहने, इस तरह के ना पहने कि बहुत टाइट क्लॉथ हो, उसमें प्रॉब्लम हो। अगर आपको ज़रा से भी तबीयत ख़राब हो रही है, नौजिया, वोमिटिंग या इस तरह से आपको चक्कर आ रहा है, फ़ौरन अपने आप को उस वातावरण से दूर ले आए, खुले में ले आए। फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करने की कोशिश करें, जो नियर बाई आपका हॉस्पिटल है वहाँ जाने की कोशिश करें। घर से निकलने से पहले कुछ फल जो कि जिसमें पानी कंटेंट ज़्यादा होता है उसको इस्तेमाल करें। अपने साथ में पानी की बोतल लेकर रखें और केवल अगर आपको बहुत प्यास लग रही है तो केवल सादा पानी न ले करके नमक के घोल का पानी, नींबू का पानी, जो आमरस होता है, जो जिसे हम पन्ना कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। और इन चीज़ों का वो करें। जो बच्चे हैं जिनको एक्सपोज़र हो रहा है, अगर वो स्कूल नहीं जाना है, स्कूल बंद है, तो अननेसेसरी धूप में ना खेलें। घर पे आने के बाद में फ़ौरन आप जो टेम्परेचर, आप बाहर से धूप से आए और फ़ौरन एसी अगर चल रहा है तो इफ़ यू आर लकी, या एसी या टेम्परेचर है वहाँ पे कूलर चल रहा है, फ़ौरन उसके पास ना जाएं। अगर आपके बहुत पसीना निकल गया है तो पानी को प्रॉपरली बीच बीच में लेते रहने का प्रयोग करें। नींद बहुत ज़रूरी है, खान पान बहुत ज़रूरी है। अगर आप अल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी कम रहेगी। अगर आपको मौका मिल रहा है तो थोड़ा सा व्यायाम, योगा, अब योगा दिवस भी आ रहा है, उसको ज़रूर करें और अपने आप को हेल्दी रखें। बिल्कुल, ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन ये बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए ये छोटे छोटे उपायों का अगर आप पालन करेंगे तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा, और ऐसी गर्मी में निजात के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं ये छोटे छोटे से उपाय। आपका रुख कर लेते हैं। नितेंद्र यादव जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। नितेंद्र जी, अगर देखा जाए, आपने जितेंद्र सिंह जी की बात सुनी होगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कमी है जिसके चलते खपत और डिमांड ज़्यादा है, इसलिए ये पूरी नहीं हो पा रही है। कर्मचारी अगर पूरे होंगे, कुछ संविदा में हैं, इन्होंने अपना थोड़ा सा दुखड़ा सुना दिया है, तो क्या ये वजह है या सिस्टम को दोषी मानते हैं, क्या है? तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर साहब को, जिन्होंने इस समय परिस्थितियों से जूझने के लोगों को सुरक्षा के उपाय बताए। दूसरा, आपके संवाददाता ने भी इस बात को रखा कि सही बात है, जितेंद्र जी चूंकि वहां के कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी निजी व्यवस्था बताई। लेकिन मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी यही तो है कि नियमित भर्तियां हो, नियमित कर्मचारियों को जो टूल चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है नितेंद्र जी, लेकिन सरकार ने एक जिम्मेदार विभाग को एक जिम्मेदारी दे दी, लेकिन इसके बाद वो अपनी जिम्मेदारी पर कितना खरा उतर रहा है, मैं निश्चित रूप से इसको भी तो देखना होगा। कर्मचारी अपनी बात कह टाल रहा है और उन्होंने टाइमिंग बताई कि सही बात है कि अगर समय से यही जनवरी, फरवरी, मार्च में जो डिस्ट्रीब्यूशन में अगर ये कर लिया गया होता, इस समय आज समय का इंतजार न किया गया होता, जब जबरदस्ती हो गए, तो समय से अगर समयबद्ध तरीके से नियमित अगर निरीक्षण हो रहा होता और समय से काम होता, तो आज जनमानस को ये समस्या झेलनी नहीं पड़ रही होती। आज ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। तो पर्याप्त कर्मचारी नहीं है, लोग बिल जमा करते हैं, लोग टैक्स जमा करते हैं, इसीलिए बिल और टैक्स जमा करते हैं कि उनको समय पर सुविधाएं मिले। तो आप नैतिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हो ये कह करके कि पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। ये जिम्मेदारी सरकार की है, जिला प्रशासन की है कि नियमित कर्मचारी उपलब्ध करावें, संविदा पे कर्मचारी दें, ठेके पे व्यवस्था कराएं, लेकिन आम जनमानस को तत्काल राहत मिलनी चाहिए।
लेकिन हम आम जनमानस जो है वो बेहाल नजर आ रहा है। हालांकि कटौती की वजह जो जितेंद्र जी ने बताई है वो गले नहीं उतर रही है। जिस तरीके से पावर कट, लो वोल्टेज, पावर कट के बाद लो वोल्टेज की समस्या, ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं। अगर रात में लाइट चली गई 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती होती है। और ऐसे में अगर आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं और अपनी बताते हैं समस्या, तो कोई फ़ोन तक नहीं उठाता है। जितेंद्र जी, ऐसी भी दिक्कतें सामने आती हैं। देखिए, फोन जो 1912 नंबर है वो लगातार 24 घंटे चालू है। आपने देखा होगा कि पिछले जैसे 4-5 दिन में जो है लगभग 25,000, 30,000, 40,000 पूरा शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि जब सिस्टम में अप्रडिक्टेबल समय से नहीं होगा, जब क्षमता वृद्धि ट्रांसफार्मर की समय से नहीं होगी, केबल जर्जर उनको रिप्लेस नहीं किया जाएगा, तो जो उपभोक्ता है वो एक समस्या और आती है, ट्रांसफार्मर अगर फूक गया तो उसमें घंटे तो छोड़ो, 24 घंटे का भी वक्त लग जाता है, जो मुझे लगता है 1 से 2 घंटे में हो जाना चाहिए उस समस्या का समाधान। तो ऐसी भी समस्याएं सामने आती हैं जिससे घंटों 24-24 घंटे तक लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर होते हैं। ये कल भी हमने जो है अभियंता संघ ने पूरा माननीय ऊर्जा मंत्री जी को 10 बिंदुओं पे एक पत्र सौंपा है कि कैसे जनता को राहत मिले, और पूर्व में भी हमने बताया था। हमने कहा जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है आप उनका सर्वे कराइए, और आप रिपेयर कराने से अच्छा है उसकी नई क्षमता वृद्धि करके नया ट्रांसफार्मर लगवाइए। जब आप रिपेयर कराते रहते हैं 1 बार 2 बार तो उसकी क्षमता और कम हो जाती है। ट्रांसफार्मर फूकता है मेनली 2 वजह से, या तो केबल के शॉर्ट होने से या उसकी ओवरलोड की वजह से। अगर उन दोनों की वजह से अगर ट्रांसफार्मर फूक रहा है तो आप रिपेयर करा के फिर उसी क्षमता का ट्रांसफार्मर रख देंगे तो फिर फूक जाएगा। तो उस जगह पे हमको ये पहले सर्दियों में ही प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी कि कितने ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है, कितनी केबलें शॉर्ट हो रही हैं, तो उनकी पूरी व्यवस्था कर लेते तो जनता इस समय परेशान नहीं होती है। अभी हमने बताया कि 10-10 किलोमीटर लंबे फीडर चल रहे हैं। कोई 20 किलो ग्रामीण क्षेत्रों में जब सौभाग्य योजना आई थी उससे पहले भी कहीं कहीं तो जीआई वायर पर 20-30 किलोमीटर लंबे फीडर है। तो हमने उनको सुझाव भी दिया है कि भाई इनको छोटे छोटे फीडर करें जिससे कि उसका अनुरक्षण सही समय पर हो जाए, और जो बार बार तार टूटता है उससे भी लोगों को निजात मिले जो है। तो बहुत सारे ऐसे मतलब टेक्निकल बिंदु हैं। कहीं अर्थिंग की दिक्कत आ रही है। अभी क्या है कि जमीन के अंदर की जो नमी है वो बहुत ही कम हो गई है। आप कह रहे हैं कि लो वोल्टेज आ रहे हैं, लो वोल्टेज की समस्या इस समय यही है कि पूरा जब सिस्टम ओवरलोड होता है, वोल्टेज जब वो खींचता है और नीचे से नमी नहीं मिलती है अर्थिंग वाली, तो वोल्टेज कम हो जाता है। तो चाहे तो इसको टैप चेंजर एक ट्रांसफार्मर के अंदर होता है तो उसको बढ़ा भी सकते हैं। अभी हम लोगों ने भी गाइडलाइन जारी की अभियंता संघ की ओर से कि जो भी अभियंता कार्य कर रहे हैं उनके अगर लो वोल्टेज है तो ट्रांसफार्मर का टैप चेंज करके जो है वोल्टेज को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसमें सावधानी ये रखनी पड़ती है कि जब ये नॉर्मल बारिश होने के बाद या किसी वजह नॉर्मल वोल्टेज होगा तो फिर टैप घटाने भी पड़ेंगे। अगर कहीं इसमें दिक्कत हुई तो सारे उपकरण फूक जाएंगे। तो इसमें बहुत सारा रिस्क रहता है। तो लोगों को हमने अपने लोगों को कहा है इंटरनली जो है तो भाई ये देखिए कहाँ लो वोल्टेज है वहां पर टैप को बढ़ाइए, और जब वोल्टेज नॉर्मल हो तो टैप को फिर घटाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें टेक्निकली जो है लोगों को बता दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ऊर्जा मंत्री की जो मंशा है कि सबको निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलती रहे, तो उसमें ठीक है संसाधन कम है, ठीक है मैन पावर कम है, लेकिन हम अभी तो कुछ ठीक है। जितेंद्र जी, एक बार कानपुर का रुख कर लेते हैं। संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं सुरेश सविता का रुख करते हैं। सुरेश, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए सेकेंडरी व्यवस्थाओं का अगर जिक्र करें तो धरातल पर क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या कुछ ऑप्शन है आम जनता के लिए, राहगीरों के लिए? क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए सोनी जी, अगर बात की जाए सेकेंडरी व्यवस्था के लिए, गर्मी से निजात के लिए, तो उत्तर प्रदेश में इस मामले में बिल्कुल अगर जनता की कोई राय मांगे या आम व्यक्ति की कोई राय मांगे तो 10 में से बिल्कुल 0 नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की गई है जिससे आम जनता को राहत मिल पाए, आम जनता को निजात मिल पाए। सोनी जी, जगह जगह पर देखा जा रहा है लोग सड़कों के किनारे गर्मी से निजात पाने के लिए लेटे हैं। कुछ लोग कई जगहों पे तो ऐसा देखा जाता है कि रोडों पर जो पानी आता है, छोटे छोटे बच्चे अपने घर से बाल्टी और जग ला के रोडों पे नहाते हुए दिखते हैं गर्मी से निजात पाने के लिए। तो क्या ऐसे में सरकार की या वरिष्ठ अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन लोगों के लिए ऐसे कुछ प्रबंध किए जाएं जहां पर वो भी अपना जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकें? या आज सबसे बड़ी सोनी जी, जितेंद्र जी के आने से एक मुद्दा तो साफ हो गया, जो वरिष्ठ अधिकारी और बड़े बड़े नेता जो सरकारी दफ्तरों के दावे करते हैं कि सरकारी दफ्तरों में सारी चीजें, सारी सुविधाएं बिल्कुल जेन्युइन है, सब कुछ ओके है, उसकी पोल कहीं ना कहीं आज जितेंद्र जी के आने से खुली है। और
जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वो सारे दावे कहीं ना कहीं बिल्कुल फेल साबित होते दिखाई दे रहे हैं। अब सोनी जी, सबसे बड़ा एक मुद्दा ये भी कि अगर कोई नया कनेक्शन लेता है तो मुझे लगता है बिजली विभाग को एक नया कॉलम अपने फॉर्म में बढ़ा देना चाहिए कि भैया हम आपको कनेक्शन तभी देंगे जब हमारे यहाँ लोगों की व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि आपके यहाँ बिजली नहीं आएगी तो आप परेशान होंगे, टोल फ्री नंबर में फोन करेंगे, आपका फोन कोई नहीं उठाएगा। तो इस तरीके का एक कॉलम भी बिजली विभाग को अपने फॉर्म में, अपने परफॉर्मा में तैयार रखना चाहिए। ये जो अभी जितेंद्र जी ने कहा कि तारों की कमियां, तारों में जंग लगी है, तारे टूट रहे हैं, तारों में फफूंदी, ये आखिर जिम्मेदारी सोनी जी किसकी है? ये तैयारियां ये लोग पहले से क्यों नहीं करते हैं? क्या ये इंतजार करते हैं कि जब गर्मी आएगी, आम जनता परेशान होगी, जब वो हमें फोन करेंगे तब हम इन सबसे लोगों को निजात दिलाएंगे? तब तक तो ना जाने सोनी जी कितने लोग इस भीषण गर्मी में बिल्कुल विद्युत संघ की अपनी दिक्कतें हैं और दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ये अधिकारियों को दिशा निर्देशित करते हैं, स्वास्थ्य महकमे को भी चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आदेशित करते हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर जिस तरीके से जो बात निकलकर सामने आई है, मैन पावर की कमी है, आपूर्ति इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि खपत ज़्यादा है, तो इसकी तो तैयारी पहले से होनी चाहिए। और अब आप दिशा निर्देशित कर रहे हैं जिम्मेदारों को, तो क्या महज दिशा निर्देश देने से इस समस्या का समाधान होगा? क्योंकि आम जनता त्राही त्राही कर रही है। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि इतनी तपती धूप में निकलने से पहले और गर्मी से निजात पाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए खान पान में कितना सुधार और बदलाव की ज़रूरत होती है। जी, पहली बात है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं होती, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे स्वयं अपने लिए होती है। जैसा कि आपने कहा कि अपना ध्यान खुद अपने आप भी रखना पड़ता है। जिस समय लाइट आ रही होती है तो अक्सर अगर हम लोग उसको जो ओवर यूज़ करते हैं, सारे कमरों में एसी, सारे कमरों में पंखे, उसका जो ओवर यूज़ अगर हम लोग बंद करते हैं तो शायद उससे कुछ फ़र्क पड़ जाए। जिस समय लाइट नहीं आ रही होती है, लोगों के जनरेटर ऑन हो जाते हैं, जो जनरेटर का धुआं होता है, इस बार का ध्यान रखिए उससे कितना पोल्यूशन होता है और उन लोगों को, स्पेशली जो सांस के पेशेंट होते हैं, जिन्हें कार्डियक प्रॉब्लम होती है, उनको उस समय अटैक प्रेसिपिटेट कर जाता है। जहाँ तक आजकल इस हीट में स्वास्थ्य रखने के लिए है, अपने आप को कैसे करें, आपकी लाइफ स्टाइल, खाने पीने का जो परहेज, हमेशा आजकल के समय पर जो मौसम के फल हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ताज़ी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करना चाहिए जो कि बहुत देर में डाइजेस्ट हों। बहुत सारे फूड, जो कोई भी आप फल खाते हैं वो 3 घंटे में, सब्जियां 4 से 5 घंटे में, अगर वीट लेते हैं वो उसमें 6-8 घंटे लग जाते हैं। अगर मैदा या जंक फूड खाते हैं या नॉनवेज लेते हैं, शायद उनको पचने में 20 घंटे या 24 घंटे भी लग सकते हैं। स्मॉल मील लें, छोटा लें, हल्का लें, जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो पाए, वो मील लें जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। 2 तरह के डाइट होते हैं, एक इन्फ्लेमेटरी डाइट होता है, एक नॉन इन्फ्लेमेटरी। खाना वो खाएं जो आपको एनर्जी दे, खाना वो ना खाएं जो आपको बीमार करे। बासी खाने का उपयोग ना करें, क्योंकि नहीं केवल आपको हीट स्ट्रोक बल्कि होने वाली बहुत सारी पेट की बीमारियां, बहुत सारे इन्फेक्शन भी इस सीज़न में होते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन है, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे हैं। बाहर निकलें तो अपने आप को कवर करके निकलें, डायरेक्ट सन से एक्सपोजर ना हो। बहुत देर तक अगर एक्सपोज हो रहे हैं तो थोड़ी देर बाद, अगर बहुत कंजेस्टेड एरिया है जहाँ वेंटिलेशन कम है, बंद कमरे हैं, बंद एरिया है, वहाँ से बाहर निकल के खुले पे आ जाएं। धूप तो है लेकिन हवा तो चल रही है। अगर आपको ज़रा से भी हेल्थ इशू है, आपके गला सूख रहा है, जी मिचला रहा है, उल्टी होने को है, अगर आपको हल्की सी कमजोरी लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो फ़ौरन उस एरिया से हट करके मेडिकल एड के प्रबंध करें। अपने साथ पानी का उपयोग करें, पानी लेकर जाइए, सॉल्ट वाटर या इलेक्ट्रोलाइट या कुछ इस तरह की चीज़ें रखिए जो आपको प्रॉब्लम ना करे। कुछ ऐसे फलों का उपयोग अपने पास रखिए जो कभी आपको ज़रूरत पड़े तो उनका इस्तेमाल कर सकें। तो कुछ प्रिकॉशन, कुछ वो चीज़ें, खान पान का बदलाव, अपने डाइट का, अपने हेल्थ के ऊपर, अपने एक्सरसाइज का अगर हम कुछ थोड़ा सा भी ध्यान रख लें तो शायद हमें वो चीज़ ना हो जिसके लिए हमें इसके लिए बैठना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें हैं और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उस लिहाज से ये बेहद ज़रूरी हो जाती हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए ताकि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जनहित में चर्चा इस बात को लेकर, क्योंकि आए दिन फॉल्ट की समस्या सामने आ रही है, गर्मी अपने चरम पर है, अगले महीने और गर्मी का सितम जारी रहेगा और इससे निजात पाने के लिए
कैसे, क्योंकि दिशा निर्देशित तो किया गया है और ये अपने आप को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है अपनी, लेकिन सूबे की मुखिया की भी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि बड़े बड़े दावे जो किए गए ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक, उन दावों पर आप कितने खरा उतर रहे हैं। क्योंकि सवाल इसीलिए, और जो बंद कमरे में एसी में बैठते हैं वो इस बात की हिदायत दे रहे हैं, वो सलाह दे रहे हैं कि आपको अगर गर्मी ज़्यादा लग रही है तो आप पेड़ के नीचे बैठिए। पहले खुद तो अप्लाई करिए साहब, इसके बाद आम जनता करेगी। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।